मेरा नाम है ललिता बघेल और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल की इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज से हम नया अध्याय पढ़ने वाले हैं, अध्याय 5 जैव प्रक्रम। तो चलिए, सबसे पहले हम अध्याय 5 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी रूपरेखा जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। उसके बाद पोषण, पोषण के अंतर्गत स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, फिर जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, और मनुष्य में पोषण। और मनुष्य में पोषण के अंतर्गत हम पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। इसके बाद श्वसन, श्वसन के अंतर्गत मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। फिर वहन, वहन मानव में वहन, हमारा पंप जो हृदय है उसके बारे में जानेंगे। फिर जो रुधिर नलिकाएं हैं, वाहिकाएं हैं, और लसिका, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर पादपों में परिवहन, पौधों में किस तरह से परिवहन होता है खाद्य पदार्थों का और जल का, इसके बारे में जानेंगे। फिर उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, कृत्रिम वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन, और पादप में उत्सर्जन, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और परीक्षा में सबसे लास्ट में परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है। और जैव प्रक्रम अर्थात जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। जीवों में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हीं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, जब तक सुचारू रूप से चलती है तब तक कोई भी जीव जीवित रहता है। तो वो कौन कौन से प्रक्रम हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए, पोषण, फिर श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये 4 प्रक्रम है। पोषण, किसी भी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम भोजन करते हैं और स्वस्थ रहने के लिए भी हम भोजन करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। पोषण तंत्र, पोषण के अंतर्गत पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। और इसके बाद श्वसन, श्वसन जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि यही श्वसन है। तो ये श्वसन नहीं है। श्वसन प्रक्रिया में एक एनर्जी या ऊर्जा का भी निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में फेफड़े की क्या भूमिका है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद वहन, वहन अर्थात हमारे शरीर में ऑक्सीजन और जो उपयोगी पदार्थ हैं और ब्लड का किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है, उसी को वहन कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत हमारे ब्लड में जो घटक पाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। और साथ में हमारा हृदय जो ब्लड का पंपिंग करता है, तो ये कैसे पंपिंग करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य तंत्र है किडनी या वृक्क, और इसकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सभी प्रक्रम हैं, ये सभी प्रक्रम हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इन सभी को मिलाकर सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम क्या है ये लिख लेते हैं। जैव प्रक्रम वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। सबसे पहले हम जैव और अजैव, इसी को कहते हैं सजीव और निर्जीव, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कोई जानवर दौड़ रहा है या आवाज कर रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये सजीव है।
और जैसे कोई जानवर सो रहा है या कोई इंसान सो रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि वो जीवित है या वो सजीव है? तो हम उसकी सांस को देखेंगे, वो सांस ले रहा है तो वो जीवित है। और पौधों के बारे में कैसे जानेंगे कि वो सजीव हैं? तो आप कहेंगे कि पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरी दिखती हैं, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि पौधे जीवित हैं। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे कि जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य कलर की होती हैं? तो जो पौधे हैं वो समय के साथ वृद्धि करते रहते हैं। तो इस वृद्धि को देखकर हम समझ सकते हैं कि जो पौधा है वो सजीव है। तो आप सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में समझ ही गए होंगे। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं जो जिनमें श्वसन, पोषण और उत्सर्जन ये क्रियाएं होती हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। और निर्जीव जिनमें जीवन से संबंधित कोई क्रियाएं नहीं होती, उन्हें निर्जीव कहा जाता है। सजीव के अंतर्गत जंतु और पौधे आते हैं और निर्जीव के अंतर्गत पत्थर, मिट्टी और लकड़ी आते हैं। तो परीक्षा में आता है सजीव और निर्जीव में अंतर लिखिए। तो चलिए सजीव और निर्जीव में अंतर लिख लेते हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव ये पोषण करते हैं और निर्जीव पोषण नहीं करते। इनमें श्वसन होता है, इनमें श्वसन नहीं होता। ये जनन करते हैं, सजीव जनन करते हैं और निर्जीव जनन नहीं करते। और सजीव में वृद्धि होती है और निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। और सजीव जो है वो गति करते हैं और निर्जीव गति नहीं करते। अर्थात हम सभी को मिलाकर कह सकते हैं कि इनमें जीवन की सारी प्रक्रियाएं होती है सजीवों में, और निर्जीव में ऐसा नहीं होता, जीवन की प्रक्रियाएं नहीं होती। तो सजीव और निर्जीव, विषाणु को सजीव और निर्जीव दोनों माना जाता है। विषाणु इसको सजीव और निर्जीव दोनों माना जाता है। जब ये सजीव को संक्रमित करता है तो ये भी सजीव होता है, और जब ये खुले वातावरण में रहता है तो निर्जीव होता है। इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो आप याद रखना, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखना और आप ये अंतर को भी नोट कर लीजिए, सभी को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए, जीवन का अनुरक्षण या किसी भी सजीव के जीवन की सुरक्षा करने वाले जो मुख्य प्रक्रम हैं उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण हमें किसी भी कार्य को करने के लिए या हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, यही पोषण है। तो हम भोजन किए और हमें तुरंत ऊर्जा मिल गई, ऐसा नहीं है। हम जो भोजन करते हैं उनको विभिन्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद हमें जो ऊर्जा है वो मिलती है। जैसे हम सबसे पहले हम खाना खाएंगे, उसका पाचन होगा, उसके बाद उसका अवशोषण होगा, अर्थात उसको शरीर अवशोषित करेगा। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है उसे अवशोषित करेगा। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उसका उत्सर्जन करेगा, और इस प्रकार हमारे शरीर को फिर एनर्जी मिल जाएगी। तो पोषण की जो प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं कि क्या होता है पोषण में। सबसे पहले हम भोजन का अंतर ग्रहण करेंगे। अंतर ग्रहण अर्थात हम शरीर के अंदर करेंगे, मतलब मुंह के द्वारा हम भोजन को अंदर करते हैं। उसके बाद इसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद फिर अवशोषण होता है। जो उपयोगी है उनको शरीर अवशोषित कर लेता है और जो अनुपयोगी है उनको उत्सर्जित कर देता है।
उसके बाद फिर अवशोषण के बाद उत्सर्जन होगा। तो पोषण क्या है? इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ये जो स्टेप है उसको हम किस तरह से लिखेंगे? पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और शरीर द्वारा भोजन का पाचन व अवशोषण तथा शरीर के मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य करना या सुरक्षा का कार्य करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्व मतलब खुद, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहा जाता है। और विषम पोषी पोषण, जो अपने भोजन के लिए किसी और जीव या फिर पौधे पर आश्रित रहते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो पोषण को दो भागों में बांटा गया है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। और इस विषम पोषी पोषण को तीन भागों में बांटा गया है। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। सबसे पहले स्वपोषी पोषण के बारे में जान लेते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो अपना भोजन स्वयं पका लेते हैं, तो हम भी स्वयं पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम जो पौधों के द्वारा तैयार किया जाता है चावल या सब्जी, उसको हम पकाते हैं और उस चावल और सब्जी के लिए हम पौधे पर आश्रित रहते हैं। जब हमें चावल और जो कोई भी सब्जियां, दाल नहीं मिलेंगे तो हम पकाएंगे कैसे? तो हमें भोजन तैयार कर, जो पौधे हैं वो हमें तैयार करके देते हैं, तो अब हम उनको पकाते हैं। तो हम स्वपोषी पोषण के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो जो पौधे हैं वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या है। इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए। स्वपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थ, अजैव मतलब जो जीवित नहीं है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत है हरे पौधे और शैवाल। ये हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, पत्तियों में एक हरा पदार्थ पाया जाता है, उसे क्लोरोफिल या पर्णहरिम कहते हैं। इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, जिसमें ऊर्जा संचित होती है, उसमें ऊर्जा इकट्ठा होता है। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और इसका समीकरण लिख लेते हैं। जो परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखिए। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे
सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये दो चीजें उपस्थित रहती हैं, सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल। इनकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, इन दोनों को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं और जिसमें ऊर्जा संचित होती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसका जो समीकरण है उसको लिखेंगे। इसमें सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति है और दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल की 6 अणु। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल इन दोनों की उपस्थिति में ये दोनों बदल जाते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, C6H12O6। O2 प्लस 6H2O। तो ये समीकरण भी पूछा जाता है परीक्षा में। आज आप इस परिभाषा के साथ साथ इसको भी याद रखना। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ये पौधों में मंड के रूप में संचित रहता है। जो ऊर्जा है वो मंड के रूप में संचित रहता है और मनुष्य में ये हरे पौधों में होता है मंड के रूप में, और मनुष्य में ये ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो आप याद रखिए कि हरे पौधों में जो ऊर्जा है वो मंड के रूप में संचित रहता है और मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जो आवश्यकता आने पर उपयोग कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन से प्रक्रम होते हैं, क्या घटनाएं होती है। तो इस प्रक्रम को समझने के लिए चलिए हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या घटनाएं होती है। अब इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना, ये दूसरा भाग हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो इस तरह से इस प्रक्रिया में होता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। तो पौधा इन सामग्रियों को कहाँ से प्राप्त करता है? जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करेगा, और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे वातावरण से प्राप्त करते हैं, और जल को जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो परीक्षा में आता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। इसको वातावरण से प्राप्त करेगा, और जल को मिट्टी से जड़ के द्वारा। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल को मिट्टी से जड़ के द्वारा प्राप्त करता है।
इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, ये सब मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। और जो नाइट्रोजन है वो आवश्यक तत्व है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब चलिए पत्ती के अनुप्रस्थ काट के चित्र को समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है। ये पत्ती है, हम एक नॉर्मल पत्ती भी बनाते हैं तो इस तरह से हम पत्ती बनाते हैं और इधर ऐसे बना देते हैं। तो इसमें जो बीच वाला भाग जो गया है इसको बोलते हैं मध्य सिरा। जैसे इसमें गया है ये वाला भाग, बीच में जो भाग गया है वो है मध्य सिरा, और जो पत्ती का ऊपरी भाग होगा उसको कहते हैं पर्णपटल, और ये जो है ये इनको कहते हैं सिराएं। ये हैं सिराएं, और यहाँ पे दो संवहन बंडल दिया गया है, इसी को कहते हैं फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन होता है और जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। जड़ से जो जल प्राप्त होता है उसको जाइलम पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है, और फ्लोएम ये भोज्य पदार्थ को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, इसमें बीच में जो हरी बिंदु दिख रहे हैं हरे हरे, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसी को कोशिकांग बोलते हैं। और इसके अंदर जो हरा पदार्थ है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक है। और इधर बीच में जो दिख रहे हैं ये है वायु कोश, और ये इधर बीच में जो भाग है ये द्वार कोशिका है। और ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये मोटी क्यूटिकल है, और ऊपरी बाह्य त्वचा, हम पत्ती को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ऐसे दिखाएगा, जो ऊपरी बाह्य त्वचा है इस तरह से दिखाई देगा, और ये जो निचली वाली त्वचा है वो ऐसे दिखाई देगा। और इन पत्तियों में छिद्र पाया जाता है, उसी को रंध्र कहते हैं। रंध्र या बारीक छिद्र, इसी को कहते हैं स्टोमेटा। इस रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसी के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और ये जो दिखाया है यहाँ पे देखिए, ये रंध्र यहाँ पे खुला हुआ है, और जो द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं में जब पानी जाता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है, और जब ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। ये खुला हुआ भाग है और ये बंद भाग है, और ये हरित लवक है। तो इस तरह से एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनता है। तो आप इसको कॉपी में बना लें और इसको ध्यान भी रखें कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। इसके बाद है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी का जो भोजन करने का प्रक्रम है वो एक जैसे हो, सभी का अलग अलग तरीका है। तो जो कुछ जीव भोजन को ग्रहण करते हैं उसके बाद उसका शरीर के अंदर पाचन होता है, लेकिन कुछ जीव मृत शरीर में रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं। जो मृत जीव हैं और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें रहते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, और कुछ जीव दूसरे शरीर में रहते हैं, जो जीवित शरीर है उसमें रहते हैं, और उनको बिना मारे ही वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इसके आधार पर जो परजीवी हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी के अंतर्गत जो जीव हैं वो दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, और बाह्य परजीवी में शरीर के बाहर रहकर भोजन बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को तीन भागों में बांटा गया है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, मृत मतलब मरा हुआ, मृत से ही समझ में आ रहा है कि मरा हुआ जीव।
ये अपना भोजन मृत जीवों के शरीर में या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, जो जीव मरे हुए रहते हैं या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, आपने देखा होगा कहीं कचड़ा सड़ा हुआ है, पत्तियां सड़ी हुई है, वहां पे कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंद, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। फफूंद को आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ चीज जब खराब हो जाता है तो उसमें फफूंद लग जाते हैं, मतलब वो फफूंद भी एक जीव है जो उनमें अपना भोजन ग्रहण करना चालू कर देते हैं और उनमें पनपने लगते हैं। इसके बाद परजीवी पोषण। पर मतलब दूसरा, जीव मतलब जीवी मतलब जीव, जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, तो वो शरीर के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं और उनको बिना मारे वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो परजीवी पोषण को दो भागों में बांटा गया है, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी अर्थात अंतः मतलब अंदर, किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ किसी भी जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। तो फीता कृमि, कृमि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे अमाशय में होता है, पेट में होता है, और वो वहां रहकर अपना भोजन बनाते हैं। और बाह्य परजीवी जोंक, जोंक के बारे में आप जानते ही होंगे, अमरबेल के बारे में भी जानते हैं, और जूं जो सिर में होता है, सिर में रहता है और वहां से खून चूसते हुए वो अपना भोजन बना लेता है। और मलेरिया परजीवी, ये भी बाह्य परजीवी के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन की क्रिया होती है, मतलब भोजन को वो ग्रहण करते हैं सीधे और शरीर के अंदर फिर पाचन की क्रिया होती है। तो इसके उदाहरण है अमीबा और मानव। जैसे हम भोजन करते हैं वो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएगा। अब हम देख लेते हैं प्राणी संपोषण के अंतर्गत अमीबा में पोषण कैसे होता है। चलिए अब अमीबा के बारे में समझ लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये अपना भोजन अपने कूट पादों के द्वारा ग्रहण करते हैं और इनका आकार अनिश्चित होता है। और अमीबा नदी, तालाब और झीलों में पाया जाता है और वहीं से वो अपना भोजन शैवालों के जो छोटे टुकड़े रहते हैं और जो कार्बनिक पदार्थ हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे अपना भोजन करते हैं। तो अमीबा के बारे में यहाँ लिख लेते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव, जैसे अनेक ईंटों से मिलकर एक बिल्डिंग तैयार होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है और अमीबा में तो एक ही कोशिका होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पोषण कैसे करता होगा, इसके जो पाचन अंग होंगे वो कैसे होंगे। तो ये अपने कूट पादों के द्वारा पोषण करते हैं। ये एक कोशिकीय होता है, बहुत ही सूक्ष्म जीव है और अपने कूट पादों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो अभी कूटपाद क्या है ये भी हम चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है। और ये नदी तालाब में पाया जाता है, नदी तालाब झील में पाया जाता है। इसका जो भोजन है वो है बैक्टीरिया, शैवाल के छोटे टुकड़े, और कार्बनिक पदार्थ। ये हो गया अमीबा के बारे में। ये एक कोशिकीय जीव है, कूटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है और ये नदी, तालाब, झीलों में पाया जाता है और इसका भोजन है बैक्टीरिया, शैवाल के छोटे टुकड़े और कार्बनिक पदार्थ। अब चलिए देख लेते हैं इनमें पोषण की क्रिया कैसे होती है। तो
तो अमीबा में जो पोषण की क्रिया है वो 3 चरणों में होती है। तो अंतर्ग्रहण, पाचन और उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण ये कैसे करती है? ये कूटपादों के माध्यम से जो भोजन के कण हैं उनको, इनके शरीर में जो कोशिकीय सतह होते हैं उनमें उंगली जैसे कुछ भाग पाए जाते हैं, उन्हें प्रवर्ध कहा जाता है। तो इस तरह से वो अपना जो प्रवर्ध है वो ऐसा रहता है, और जैसे ही इनके पास भोजन आता है तो वो इस तरह से इनको ऐसे ढक लेते हैं और भोजन को घेर लेते हैं और एक खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। और ये जो भोजन के कण हैं वो कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं और उनका जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थों में टूट जाता है। और अंत में जो बचा हुआ पदार्थ है जिनका पाचन नहीं हो पाता वो सतह की ओर गमन करने लगते हैं, सतह की तरफ जाने लगते हैं, उसका जो शरीर का सतह है उसकी तरफ जाने लगते हैं और फिर वहां से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार उनका उत्सर्जन भी होता है। तो चलिए हम ये अमीबा में जो पोषण की विधि है उसको, अब अमीबा में जो पोषण की क्रिया है उसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये अमीबा का चित्र है। इसका अमीबा का जो आकार है वो अनियमित होता है। ये बीच में केंद्रक है और ये जो दिखाई दे रहा है ये इसके भोजन के कण हैं जो इसके पास में हैं। और ये जो दिख रहे हैं ये उंगली के समान प्रवर्त बोलते हैं, इसको पादाप भी बोलते हैं। इसके माध्यम से ये भोजन को घेर लेते हैं। इस तरह से ऐसे भोजन को घेर लेंगे और यहाँ पे ये हो गया बंद। फिर यहाँ पे भोजन के कण अंदर हो गए। फिर इसके बाद फिर जिनके ये जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में विघटन होगा और जो बचा हुआ पदार्थ है वो इनके सतह की तरफ आने लगेंगे और वहां से इनका निष्कासन हो जाएगा। तो इस प्रकार अमीबा में पाचन की क्रिया होती है। जो स्टेप है इनको भी मैं लिख दी हूँ, आप देख लीजिएगा। भोजन को पादाप की सहायता से घेरना, इस तरह से खाद्य रिक्तिका, ये खाद्य रिक्तिका बन गया। जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में विघटन, फिर इसी के अंदर जो जटिल पदार्थ हैं उनका सरल पदार्थ में विघटन होगा। फिर जो बचा हुआ अपच पदार्थ होगा वो सतह की ओर आने लगेंगे और फिर अपच का शरीर से बाहर निष्कासन, फिर इन शरीर के जो बाहर है इनका निष्कासन हो जाता है। इसके बाद एक कोशिकीय जीव है वो है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। अमीबा का तो अनिश्चित होता है लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। इसका आकार एक चप्पल के आकार का होता है और इसमें इसकी जो सतह है इनमें ये बारीक बारीक जो रोम दिखाई दे रहे हैं इसको सीलिया या पक्षमाप कहते हैं। और इसमें पोषण एक मुख गुहा है, यहाँ पे एक विशिष्ट स्थान पाया जाता है, इसी के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है इसमें। तो एक अमीबा हो गया, एक कोशिकीय जीव और पैरामीशियम। इनमें पोषण किस प्रकार से हो रहा है आप समझ ही गए होंगे। बच्चों, हम लोगों ने सजीव निर्जीव के बारे में समझ लिया और स्वपोषी पोषण के अंतर्गत पौधों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में भी जान लिया और विषमपोषी पोषण के अंतर्गत भी देख लिए कि कौन कौन से जीव में विषमपोषी पोषण होता है। और इसके बाद हम मानव में पोषण के बारे में जानेंगे। तो आप तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जो पिछला पढ़ लिए है उसका रिवीजन भी करते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपको जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।